गुड मॉर्निंग क्लास। तो क्लास 9 का चैप्टर 5 द यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपके सामने ये मैम नेहा जो है एक्सप्लेन करेंगी। तो नेहा मैम के साथ रेडी हो जाइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जब एक घर बनता है तो उसके लिए फंडामेंटल यूनिट स्पेशली हमारी ब्रिक्स हो जाती हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी बनती है तो उसके लिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो आज हम इस चैप्टर में उसकी स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर डू। फर्स्ट वन वी शुड समथिंग अबाउट अ सेल। इट्स अ फंडामेंटल यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। अब इसके बारे में पूरी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सेल को हम डिस्कवर्ड किया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड इन अ कॉक स्लाइस। उन्होंने क्या किया था कि जो अगर हम कॉक स्लाइस बोले, जो लकड़ी जिसे हम ट्री कहते हैं ना, ट्री में बार्क होती है ना, वैसी कॉक स्लाइस को जो मोटी होती है उसको इन्होंने सबसे पहले उसको इन्होंने तो कॉक देखा था। कॉर्क माने किसी भी चीज का ढक्कन होता है ना, तो वो किससे बनी होती है? ट्री के ऊपर वाली जो जितना वो जो बार्क होती है ना उससे बना होता है। तो ये कॉर्क स्लाइस को इन्होंने अपने ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में था स्टडी किया, और क्या स्टडी करके क्या नोटिस किया कि हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन्होंने इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं ऐसे हनी टाइप में, छोटे 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 छोटे, और यही मिलके एक कॉर्क बना रहे हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल 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 इस तरीके से होते हैं। टर्म उन्होंने सेल दिया, ही कॉइन दैम टर्म एज अ सेल। उन्होंने सेल का उन्होंने बताया कि सेल का मीन्स होता है स्पेस। अगर आपने कभी हनी कॉम्ब को देखा होगा, या हम कह सकते हैं जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो बीच में ऐसे से ये जो होती है ना, ये सेल होती है। सेल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसपे क्या हो, आपका स्पेस दिखाई दिया। ठीक है, हॉलो स्पेस। ठीक है, अब उन्होंने जब ये डिस्कवर्ड किया, हुक डिस्कवर्ड द सेल वॉल एंड गिव नो इंडिकेशंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिज्म ऑफ द सेल। आफ्टर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड किया था कि मेन चीज क्या थी, उन्होंने एक सेल का जब बताया, डच ड्रेपर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बनाई माइक्रोस्कोप से। अपने ही माइक्रोस्कोप में ल्यूवेनहॉक ने एक अपना माइक्रोस्कोप लिया, इन्होंने उसको देखा, और मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा, काफी टाइम लेने के बाद इन्होंने कहा, सबसे पहले ह्यूमन सेल एंड बैक्टीरिया यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप। इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। दैट मीन्स ह्यूमन was the first person to observe human cells। ह्यूमन सेल को सबसे पहले किसने देखा था? ह्यूमन सेल की बात हुई ह्यूमन हक ने, एंड बैक्टीरिया को यूजिंग हिज माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, दैट इज द कॉर्क स्ट्रक्चर। जैसे कॉर्क जो उन्होंने डिफाइन किया था, तो आपने देखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। वेरी नाइस। ये तो एक सिंपल सी स्टोरी थी कि जो सेल होती है वो क्या होती है। उन्होंने कहा कि अभी तो सिंपल बोला कि एक हॉलो स्पेस होता है, उसका जो मीनिंग होता है, लेकिन उस स्पेस में इन्हें कुछ दिखाई दिया नहीं। लेकिन आगे आगे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जब एक बड़ी यूनिट बनती है तो एक छोटी 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 यूनिट से ही बड़ी यूनिट बनती है। तो सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, एंड एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। अगर हम बात करते हैं कि बिना सेल के कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। मॉडर्न सेल थ्योरीज क्या आई थी, जिन्होंने आज के जमाने में जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर सेल्यूलर होती है। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब के सब उनके अंदर सेल होती है। यानी हमारी पूरी बॉडी में जो भी चीज हमें जहां पर भी दिख रही है, चाहे वो हमारे मस्कुलर हो, चाहे वो हमारी नर्व सेल हो, जो भी है, जो एक पूरा फॉर्मेशन बना है, उसका स्मॉल पार्ट जो होता है वो एक क्या होता है, सेल से स्टार्ट होता है। ये सेल जो होती है वो हर फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली वेरी इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब ये सेल जो होती है वो डिवाइड होती रहती है। ठीक है, अपनी पुरानी सेल से, जैसे माना फॉर एग्जांपल के लिए कि हम ये सोचेंगे कि ये सेल मेरे हाथ में जो है, यहाँ मेरी स्किन में कोई सेल होगी, तो अगर मेरे को कोई शॉक लग गया या धक्का लग गया तो ये मेरी ऐसे की ऐसे रहेगी। नहीं, अगर यहाँ पे मुझे चोट लगती है, खरोच लगती है, उसकी जगह न्यू वाली जो सेल होती है, इट विल रिप्लेस दिस ओल्ड सेल्स। जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, विच पास करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यानी सेल ही है वो जिसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल जरूर होंगे जो क्या करेंगे, जो आपके F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक को डालेंगे, जो पेरेंटल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है
जब ये सारी स्टडी हो ही रही थी तो उन्होंने एक ह्यूमन सेल बनाई। एक अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है तो कुछ ये वाली ह्यूमन सेल को देखिएगा। ये आप अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये आपको एनिमल सेल दिखाई जा रही है। अब मैं बताऊंगी आपको कि डिफरेंस क्या होता है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड व्हाट इज द प्लांट सेल। अब यहाँ पर मैं आपने कहा, बच्चे सोचे कि मैम आपको कैसे पता चल गया कि ये एनिमल सेल है या ये प्लांट सेल नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं बताती हूँ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डिफरेंशिएशन है वो तो बाद में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल्स है। क्या है? वैक्यूल्स है। ठीक है। और अगर आप इसमें देखिए ह्यूमन वाले केस में भी देखेंगे, अगर आपको यहाँ पर वैक्यूल्स कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज जैसे ये वाला हो गया और ये वाली साइड जो ये होती है, ये वैक्यूल्स है। तो ये जो वैक्यूल्स होती है ना, ये बहुत छोटी छोटी स्पेस होता है वैक्यूल्स में, छोटा सा स्पेस होगा। लेकिन अगर यही आपकी प्लांट सेल होती तो ये जो हमारी वैक्यूल का साइज है वो का हमारे वैक्यूल का साइज जो है वो काफी बड़ा होता। ऐसे करके वो ऐसे बनती है सेल दोनों साइड में, और बीच में और ऑर्गेनेलीज आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा। इन्होंने कहा एनिमल सेल, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन की जिसमें उन्होंने कुछ चीजें निकाली कि ऑर्गेनेलीज यानी हमारी सेल तो ये है। अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो कुछ गोल्जी बॉडीज हैं इसमें, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी जो बीच का पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, ये गोला दिख रहा है ना, बहुत ध्यान से देखना। इसमें जब इसे काट के निकाला गया तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। अभी इसमें न्यूक्लियस के साथ ही एक छोटा पार्ट और होता है जो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, छोटा सा, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद आगे तो इसकी फुल स्टडी करनी है। तो बच्चा लोग, अब आता है कि याद रखिएगा जब भी हम कोई सामान सपोज हमें घर में रखना होता है या बाजार से मम्मी कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आती है तो सारे के सारे पार्ट्स को मम्मी कहाँ रखती हैं? यानी मम्मी जब लेके आती है तो उसे घर में अलग अलग बास्केट में रख देती है। जैसे टोमेटो अलग बास्केट में, एप्पल अलग बास्केट में, और आपका जो दूसरी चीज है वो अलग बास्केट में। और जब मम्मी मार्केट जाती है तो एक बड़ा सा क्या लेके जाती है, बैग लेके जाती है, और उसके अंदर भी जब आपको वेजिटेबल वाला या फ्रूट्स वाला कोई फ्रूट देता है तो वो पॉलिथीन के अंदर देता है। उसका रीजन क्या होता है? ताकि एक सामान दूसरे में ना मिले। अब यहाँ पे बात आती है, पहले स्टार्टिंग करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो हमें दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है जहां पर मैं ब्लैक से ये कर रही हूँ, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? स्पेशली ये प्रोटेक्ट करती है किसको? हमारी सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, हमारे सेल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भरी हुई है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। यही हमारे सेल में ऑक्सीजन को अंदर लाना, CO2 को बाहर निकलने के लिए, कोई उसमें हार्मफुल चीजें ना अंदर हमारे सेल के अंदर आए, ना हमारी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर जाए, उसका काम करती है। अब ऐसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर हम ध्यान से देखें तो उसको हम और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी चीज को हम ये एनिमल में बोलते हैं। और हम प्लांट की बात करें तो उसमें हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि आपके एनिमल्स में नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा बैरियर है। इनर पार्ट ऑफ द सेल और आउटर पार्ट में जो भी अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पहली बात तो करने का काम करती है, दूसरा जो भी बाहर से हार्मफुल चीजें हैं वो हमारे सेल के अंदर तक नहीं पहुंच जाती, यानी एक बाइंडेशन है, एक बाउंडिंग है, और कोई भी अंदर इंपॉर्टेंट चीजें वो बाहर तक नहीं आ सकती है। तो प्लांट सेल एल्गियर फंजाई की बात करते हैं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन की जगह जिस चीज का हम यूज करते हैं वो सेल वॉल होता है। इस चीज को ध्यान से, बहुत ध्यान से सीखने की आप लोगों को जरूरत है। वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़े। अब ये देखिए, अब यहाँ पर हमने ये पता लगाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, यानी सेल वॉल स्पेशली किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। मैंने अभी बताया था सेल वॉल कभी भी आपके एनिमल्स में नहीं होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पेशली एनिमल्स में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि प्लाज्मा
जो मेम्ब्रेन होती है वो एक थिन लेयर होती है और 5 to 10 nm तक होती है, जबकि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है, उसकी जो अगर थिकनेस देखेंगे तो वो 4 to 20 mm होती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल में, हर काइंड्स ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल प्लांट्स में होगी, बैक्टीरिया फंगाई या एल्गी में होगी। थर्ड आता है आपका स्ट्रक्चर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप आप इसको देख सकते हैं और ये बहुत ही थिन होती है, ये थिन होती है, विजिबल होती है अंडर माइक्रोस्कोप में। और जो हमारी सेल वॉल होती है वो विजिबल होती है थ्रू अ लाइट माइक्रोस्कोप में, और ये क्या होती है, हार्ड सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारी बहुत आराम से हमने करी, हमने बहुत आराम से सीखी कि हमारी क्या मेम्ब्रेन किसमें होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे जो प्लाज्मा को और सेल के अंदर के पार्ट को बहुत ही सेफ और प्रोटेक्टिव रखती है। सेल वॉल जो होती है स्पेशली इट वाज जस्ट सराउंडेड बाय द सेल ऑफ द प्लांट सेल algae एंड फंजाइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हम टॉपिक आपके लेके आते हैं वो एमसीक्यू भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन बहुत ध्यान से हर एक चीज को यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये आती, देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये भी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और बहुत सारी चीज जो मैंने अभी आपको बता दी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है वो नेसेसरी एक्सचेंज करती है मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कौन सा पार्ट सेल के अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा, यही चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बच्चे लोग बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं मेरे। ठीक है ना, अब आता है एक चीज डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या फिनोमिना होता है, व्हाट इज द फिनोमिना वी आर सेइंग लाइक दिस इज डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल के लिए अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि सपोज मैं आपके घर आई या आप अपने घर में किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हो। ठीक है, आपने मम्मी से बोला कि मम्मी एक बढ़िया वाला परफ्यूम आप मेरे को लगा दो ताकि मेरे सारे दोस्त जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, मुझसे इंप्रेस हो जाए। ठीक है, मम्मी ने कहा ठीक है। तो मम्मी ने जो परफ्यूम की जो बोतल को ओपन किया वो आपके रूम में सपोज किया, या मम्मी ने अपने रूम में आपको बुला के आपको दिया। अब जहां पर आपने परफ्यूम अपनी बॉडी के अंदर लगाया, यहाँ इस रूम से स्मेल उड़ती 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 हर जगह पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपने परफ्यूम की बोतल को ओपन किया था यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन था, और इस हाई कंसंट्रेशन से जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर करके वहां तक चले गए जहां तक एयर दिखी, स्पेस दिखा, और ये चले गए। बिल्कुल सेम है। डिफ्यूजन जो होता है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो किससे रुकता नहीं है, और ये मूव मूव कहाँ से कर रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, अब आता है ऐसे ही जब पानी में होता है यानी वाटर में, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, एक सब्सटेंस में हो रहा है। ठीक है, अब स्पेशली जो पानी के लिए अगर हम बात करते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी सेल के अंदर आते हैं या सेल के खुद के अपने उससे बाहर जाते हैं, तो वो विद हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसमें एक मेम्ब्रेन बीच में लगी होती है जिसका नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये होता है डिफ्यूजन, सॉरी ऑस्मोसिस। देखिए आपकी मैम आपको पढ़ाते पढ़ाते कितना बिजी हो गई। तो डिफ्यूजन में हमारा क्या था, जो हमने एग्जांपल लिया था, बॉटल को एक साइड में ओपन करना है एंड यू दीज ओपनिंग ऑफ बॉटल, आफ्टर ओपनिंग द बॉटल दीज मॉलिक्यूल विल सर्कुलेट इन द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हर एक रूम में चले जाएंगे। जहां पर आपने परफ्यूम की बॉटल ओपन कर दी डिफ्यूजन के मामले में, उससे दूसरे यानी लो कॉन्सेंट्रेशन में चले गए। ऑस्मोसिस स्पेशली अब वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसमें भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, जहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है वहां जाते हैं। बट फर्क क्या होता है, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, बट ऑस्मोसिस जो कि स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल्स के इंडिकेट होता है, उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाते हैं, यानी ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं आपकी एक सेल बनाती हूँ, ये आपकी एक सेल है, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आ गए, एक सेल के अंदर आए, तो ये कैसे हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, क्योंकि पानी अंदर आया, तो ये इसे कहते हैं वाटर का अंदर आना एंडो ऑस्मोसिस, यानी ऐसी ऑस्मोसिस जो हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे पानी है सेल के अंदर आ जाना, और एंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। द सेम केस द वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट फ्रॉम द सेल, जब ये सेल
माना हमारी सेल जो है जहां पर बेचारी रखी गई है वहां पर उसको लगता है कि बहुत वाटर की कमी है, तो वो अंदर से जो वाटर बाहर निकल जाता है तो उसे कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस, यानी एक्स माने एग्जिट करना, बाहर चले जाना। तो अभी हम यहाँ पे दोनों फिनोमिनन्स को देखा। दोनों फिनोमिनन्स में था कि फर्स्ट वन व्हाट इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ spontaneous process and always be substance move from the higher concentration to the lower concentration. In the second case, osmosis. Osmosis is the process in which a water molecule can be movement from a higher concentration to low concentration, but the important cause is it's needed a semi permeable membrane. यहाँ पर semi permeable membrane का होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि ऑस्मोसिस स्पेशली व्हेन द वाटर एंटर द सेल, जब वाटर सेल के अंदर एंटर करता है उसे हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, यानी एंडोऑस्मोसिस या एंड ऑस्मोसिस, यानी अंदर आ जा रहा है, फूल जा रही सेल। एंड जब आपका जो वॉइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एग्जिट द सेल इज नोन एज अ एक्स ऑस्मोसिस, यानी एग्जिट हो जाना, बाहर एग्जिट हो जा रहे हैं। तो इतना मेरे बच्चों को आया। देखिए हम जो भी आपके लिए मटेरियल लेके आ रहे हैं बच्चों, उसको एक एक चीज करके मैं समझा रही हूँ, कैसा भी एग्जाम्पल है आपको हर तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, तो यू हैव टू लर्न। द सेकेंड वन क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा ऑस्मोसिस यानी एक्सेसिव ऑस्मोसिस हो जाता है। जैसे माना कि आपका साइटोप्लाज्म है या सेल सेल वॉल है प्लांट सेल की, वो कभी कभी ना बहुत ज्यादा वाटर छोड़ देती है, बहुत ज्यादा वाटर छोड़ देती है, बहुत ज्यादा वाटर, बहुत ही ज्यादा वाटर। जिससे क्या होता है कि जैसे माना कि ये एक सेल है और इसने बहुत ज्यादा वाटर बाहर निकाल दिया, साइटोप्लाज्म हो सकता है मे बी सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल्स की कैसे, तो जैसे पानी बाहर निकलेगा ये श्रिंक हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी और इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है, प्लाज्मो यानी आपका जो प्लाज्मा इसके अंदर है, लिसिस यानी फट जाना, ठीक है। और ये एंड में क्या हो जाती है, ये सूख जाती है जो आपकी सेल होती है, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स है, माना एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट सपोज मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर ये कंपोनेंट एक ये है और एक कंपोनेंट ये, दो कंपोनेंट है। और सपोज हमारी सेल जो है उसको हमने यहाँ पर रखा है, ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि ऑस्मोसिस में मीडियम चाहिए होती है। व्हेन टू कंपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स कंसंट्रेशन की, ये एक कंसंट्रेशन हाई है, ये लो कंसंट्रेशन है, बीच में मैंने एक कर्टेन लगा दिया जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर सपोज आपकी सेल, सोचिए सपोज कीजिए कि द कंपार्टमेंट विद द हायर solute concentration is called the hypertonic। अब यहाँ पर जिसकी concentration बहुत ज्यादा है, जिस सेल को जिसमें रखा गया उसकी concentration बहुत, सपोज सेल को सुगर सॉल्यूशन में रखा गया, यहाँ सुगर की concentration बहुत ज्यादा है और यहाँ सुगर की concentration लो है। सपोज आपका ये वाला जो साइड होगा जहाँ शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सेमी मेम्ब्रेन ने दोनों को ही डिफरेंशिएट कर रखा है, डिफरेंस में रखा हुआ है। तो जहां पर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और जहां पर शुगर कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होगा या उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होगा वो हमारा कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आपकी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी हम आपकी सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये हाइपोटोनिक यानी कम सॉल्यूट जो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, तो जहां कंसंट्रेशन ज्यादा दिखता है ये सेल वहां से पानी को गेन करती है और क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सपोज ये अपने पानी को बाहर, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है, इसे लगता है कि शुगर में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ये अपने अंदर का पानी निकाल देती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखिएगा जब ये लूज करती है, श्रिंक हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है और यहाँ पर ये जहाँ पर ये गेन कर रही है। देखो अगर आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपकी सेल होगी तो वो वाटर को गेन करेगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगी तो वो अपना अंदर का मटेरियल बाहर निकाल देगी, श्रिंक हो जाएगी, ऑस्मोसिस वहां पर श्रिंक हो जाएगी, विल्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमने ऐसा कोई दो, हमने ऐसे दो मीडियम लिए हैं
जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन है, और ये हमारी सेल्स रखी हुई हैं, दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी इसका कॉन्सेंट्रेशन भी, बस बीच में एक कर्टेन लगा है सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन का। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक माने सेम। यानी अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ऑस्मोसिस में स्पेशली जब हम अपनी सेल को ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। इस केस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वाटर का, वो कोशिश करेगा जो सेल के अंदर का कि मैं बाहर निकल जाऊं। ये याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रैपिडली वो लूज करती है वाटर को बाय ऑस्मोसिस एंड श्रिंक हो जाती है। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो कोशिश करती है कि जो उसके अंदर का मटेरियल जो है वो ज्यादा है, तो वो गेन करती है, और याद रखिएगा वो स्वेल्स अप हो जाती है। जब दो सेल्स ऐसे मीडियम में रखी गई हैं, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, where both the medium are the same one, that called is isotonic solution। तो याद रखिएगा ऑस्मोसिस स्पेशली हम वाटर मॉलिक्यूल के सेल के अंदर जाना और आने की बात कर रहे थे। अब ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन में जो आपकी सेल रखी गई थी हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो याद रखिएगा वो सेल श्रिंक हो गई। ये आइसोटोनिक है, जैसा सेल को रखा गया था दोनों ही मीडियम सेल के लिए कैसे थे, सेम थे। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इस हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि सेल को ऐसे मीडियम में रखना जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन में ये क्या करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइपोटोनिक की, तो वो क्या करेगा, सारा सारा पानी अंदर को ले लेगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। यहाँ पे वो बाहर निकाल देगी, यहाँ अंदर से स्वेल अप हो गई, यहाँ पे श्रिंक हो गई, और एंड में जाके हाइपोटोनिक इतना ज्यादा हो गया कि ये साइटोलिसिस हो गया अंदर की सेल। साइटो माने साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल की जो लिसिस यानी बाहर की जो एक मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है, और इसको कहते हैं साइटोलिसिस। ठीक है, ओवरलोडेड हो गई है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है सेल वॉल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सेल वॉल होती है, ये देखिए बाहर से आपको दिखाई दे रही है ना, ये सेल वॉल। और ये किस में होती है, सेल वॉल जो होती है वो एक हार्ड कवरिंग बनाती है प्लांट सेल के लिए, स्पेशली एल्गीज में या फंजाइज में, इसमें आपकी ये सेल वॉल होती है। दोनों ही डायग्राम, दोनों ही स्ट्रक्चर में मैंने आपको इस और इस स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। और सेल वॉल बाहर का देखा आपने कैसे कवरिंग बना रही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये तो हमने अभी देखा ही है, एक हमारा आता है कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है स्पेशली वो क्या करती है। सेल वॉल का काम ये होता है कि जो बाहर का जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है विच एक्चुअली नीड बाय द प्लांट्स, उसे अंदर करती है। कोई भी एक गार्ड की तरह काम करती है, कोई भी हार्मफुल थिंग को अंदर नहीं आने देती, और अंदर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बाहर नहीं जाने देती। वेरी नाइस, तो ये चीजें हम करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा पानी जब इनटेक होता है अंदर लेता है, उसको रोकती है, लॉस ऑफ वाटर होता है उसको रोकती है। तो ये सब चीजें होती रहती है, चलती रहती है। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से सीखना है, और बहुत ही ध्यान से हमको आगे लेकर चलना है। अब आता है आपका नेक्स्ट वाला, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक सेल दिखाया, जो मैंने ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हमने बचपन में बनानी बहुत अच्छी तरीके से सीखी थी। और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, इसके जस्ट मिड में न्यूक्लियस होता है जो कि मेन सेंटर पार्ट होता है, और इसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्रोमेटिन थ्रेड जैसा लगता है। अगर ये प्लांट सेल वॉल है तो बड़ा वाला वैक्यूल होगा, और अगर ये एनिमल सेल है तो छोटा वाला वैक्यूल होगा। तो बात अभी यहाँ पर हमें करनी है न्यूक्लियस की, जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, वैसे यहाँ पे न्यूक्लियस वर्क करेगा। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का मतलब ही होता है, इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड में न्यूक्लियस मीन्स होता है कर्नेल ऑफ नट। नट माने एक अखरोट की तरह गिरी होती है जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, स्पेशली जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में इसी के थ्रू जाता है। कैसे जाता है देखिए जरा, इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप ध्यान देखेंगे कि हमारा जो ये न्यूक्लियस पूरा बना हुआ है, इस पूरे न्यूक्लियस को देखेंगे, ये न्यूक्लियोलस है, याद रखिएगा, ये है हमारा न्यूक्लियोलस है। इसको बहुत ध्यान से हमको करना है। न्यूक्लियोलस
उससे भी छोटा होता है, बीच का पार्ट होता है। बहुत सारे इसमें क्रोमेटिन इस तरीके से होते हैं, यही क्रोमेटिन जो होते हैं हेरिडिटी में काम आते हैं। स्पेशली ये क्या करता है, न्यूक्लियस ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिस पे जो होता है कंट्रोल रखता है, उसी के थ्रू सारा का सारा काम होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इट इज द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनेल इन द सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जो कि एक मेम्ब्रेन से कंप्लीटली बाउंड होता है। मेम्ब्रेन से क्यों होता है, अगर मम्मी टमाटर आलू प्याज आप सब एक साथ एक ही बैग में रख के लेके आएंगी तो होगा क्या, सारी की सारी चीजों को अलग करना मुश्किल होगा। और अगर टमाटर हैं वो बर्स्ट हो गए, या हम कहते हैं टमाटर जो है वो आपके पिचक गए, या फिर आपकी कोई और चीज हो गई, तो उसको बचाने के लिए हर को एक एक अलग अलग पॉलिथीन में हम लोग रखते हैं। बिल्कुल सेम इसी में भी ऐसे ही होता है। क्रोमोसोम इसके बिल्कुल बीच में जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम जो होता है स्पेशली जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के बीच में रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटो माने, अगर हम साइटो की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस सेल के अंदर अगर आप देख रहे हैं एक लिक्विड 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 येलो कलर का पूरा दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर फैला हुआ पार्ट है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये करता क्या है, इसमें प्रोटीन्स हैं, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, अदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं साइटोसोल्स में, सब अपनी अलग अलग थैली में बटे होते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ, ये पूरी सेल एक बैग है, और साइटोप्लाज्म सबको क्या करता है, पानी लाइक का स्ट्रक्चर है कुछ, जो सब ऑर्गेनेलिज को कोई भी धक्का लग जाए कि सेल में या कुछ भी हो जाए तो इनसे बचाने का काम करता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कभी फ्रिज आता है या फिर हमारी कोई ऐसी चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो उसके साइड में पॉलिथीन से फुली फुली पॉलिथीन का कुछ बना के हम लोग रख देते हैं, ताकि बीच के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे रहे, बीच के जो भी थिंग्स होती है, बीच के जो भी मटेरियल होता है वो उसे कुछ ना हो। बिल्कुल सेम ऐसे इसमें भी है कि जो साइटोप्लाज्म जो होता है पूरा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स है जो पूरा कंप्लीटली सेल में फैला हुआ है, वो सारे ऑर्गेनेलिज को एक तो क्या करता है, सबसे बड़ी बात है कि वो सारे को एक तौर से एक मॉइस्चर देता है, और सबसे अच्छी बात है कि सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और न्यू रिसर्च है वो सजेस्ट करती है कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन साइटोप्लाज्म की इज नो लॉन्गर वैलिड। Decades prior, it was considered to be a fluid-like substance, but new evidence revealed that it's similar is a glass-forming liquid है, एक लिक्विड ही है। और याद रखिएगा हमेशा कि साइटोप्लाज्म पोजेस करता है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल का, ठीक है। यही जो होता है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है, और इसको हम और भी अच्छी स्टडी में लाते हैं। अब साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या होते हैं, जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ये सेल्स के जितने भी अदर ऑर्गेनेली होते हैं वो एम्बेडेड करता है, ठीक है। और क्या करता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और जो क्रूशियल वेस्ट होता है उनको बाहर निकालने का काम करता है। और क्या करेगा, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्पेशली अगर हम ध्यान रखें तो ये एक ऑर्गेनेली के सामान को दूसरे से सेपरेट करके रखता है, यानी सबको एकदम से मॉइस्चर वाले में रखेगा। एंड साइटोप्लाज्म प्रोवाइड द शेप टू द सेल, एक शेल जो सेल होती है उसको शेप देता है। अब आता है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सेल इनक्लोज विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी फ्लूइड है जो प्रेजेंट है सेल में, क्लोज करता है विद द सेल मेम्ब्रेन दैट कंप्राइज है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये सारे के सारे कंपोनेंट को होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम डैमेजेस से, ठीक है। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम करते हैं। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेली का मतलब होता है एक सेल के अंदर, मैंने आपको गोल्जी बॉडीज दिखाया था, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था, न्यूक्लियस दिखाया था, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस था, उसके बाद मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया था। ये सारी चीजें जो होती है सेल के अंदर होती हैं, जो कहीं ना कहीं बाउंडेड होती हैं, और बीच में साइटोप्लाज्म होता है, यही आपके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उसमें आपका ये देखिए पूरा का पूरा गोल्जी एपरेटस, गोल्जी वेसिकल और वैक्यूल, लाइसोसोम, एवरीथिंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड अ सेल ऑर्गेनेली। यानी कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर ध्यान से देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेनस कैनाल्स का, जो फ्लूइड के साथ फिल होता है। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल को
थ्रू आउट द सेल में, यानी सारी सेल में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ। रफ क्या होते हैं? रफ का मतलब होता है जो घूमी घूमी चीजें बनी है ना, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर आपको ऐसे से दिख रहे हैं, ये होता है, ये कंपोज्ड होते हैं इससे, जो कि मैं किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सी होती है? ये प्रोडक्शन करती है किसका? आपके लिपिड्स का, और डिटॉक्सिफाइंग करती है सेल का, यानी जो भी सेल के अंदर जो भी ऐसा मटेरियल है जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करती है। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या होते हैं, जो अभी हम इसमें ही आपको पढ़ा चुके थे सारा का सारा, कि क्या क्या काम करती है। अब आपकी आगे प्लांट सेल के बारे में। अब इस प्लांट सेल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया था प्लांट सेल की क्वालिटी होती है कि जो उसकी वैक्यूल होती है वो काफी बड़ी होती है। अगर इसी की जगह हमारी एनिमल सेल होती तो इसमें ये बीच में हमारा न्यूक्लियस आ गया। अभी ऐसे समझ लो, मैम ने ऐसे ही बनाया, नहीं है मैम ने, लेकिन ध्यान से समझो। और यहाँ पर आपकी छोटी सी वैक्यूल्स होती दोनों साइड पे। लेकिन आपकी ये कौन सी सेल है? ये आपकी प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में वैक्यूल वैक्यूल काफी बड़ी होती है, इनका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जैसे आपके घर में लाइट ना हो, या इसका एग्जाम्पल छोड़िए, ये सब छोड़िए, कि समटाइम्स जब बहुत सारे विंटर्स आ जाते हैं तो आपको ठंडा लगता है, आप कितनी भी रजाई ओढ़ लो फिर भी आपको ठंड लगती है। आप कहीं ऐसे हिल स्टेशन में चले गए जहाँ यू नीड अ एक्चुअल एनर्जी, या हम कह सकते हैं यू एक्चुअल नीड अ वार्म, तो आप किसे जलाते हैं? हम हीटर को जलाते हैं। वैसे आपकी बॉडी में जब एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उतनी सारी एटीपी को प्रोडक्ट करता है, या उसका जो ओरिजिनेशन होता है एटीपी का, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि हमेशा एनर्जी से भरपूर रहता है। इसमें कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था, तो ऐसे ही इसमें भी ऐसे जो स्ट्रक्चर घूमे हुए होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टी क्या करते हैं? इनका काम होता है, मैट्रिक्स है कंप्लीटली, और ये यूजुअली वरी करते हैं साइज टू साइज में। ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जो भी, यानी ग्लूकोज माने जो भी खाना आप खा रहे हो उसको आपको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और इसका एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच विच ऑर्गेनेली, ये मैंने स्टार्टिंग में पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी हमारा बना, ये भी हमने किया। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को एज यू ऑल नो, सब जानते हैं। अगर आप ध्यान से क्लोरोप्लास्ट का जो है वो डायग्राम देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, एक ग्रेनम होता है जिसमें ये देखिए बनी हुई है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे करके ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये ग्रेनम है। इसके बीच में एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम के बीच में जो होती है इसको लैमिना कहते हैं, और एक एक यूनिट को ल्यूमेन कहते हैं। ये क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होगा तो वो प्लांट जो होगा वो कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, सीओ हम लोगों के लिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या करता है? खाना बनाने में काम आता है। ठीक है ना, तो ये तो हमारे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है स्पेशली प्लांट्स को ना प्रोवाइड करवाता है क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, जैसे येलो रेड, देखा ना, कोई कोई हमारी लीफ जो होती है वो कैसी होती है? रेड कलर की होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट क्रोटोना या कुछ बोलते हैं उनको, ग्रीन कलर के होते हैं, और उसमें येलो कलर की बड़ी, वो विल्टेड लीफ नहीं होती, ओरिजिनली वो जो लीफ होती है वो शेप ही ऐसा बना होता है उसमें, जो ऑरेंज होगा। तो ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, यानी कलरलेस होता है, और स्पेशली ये जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये तो मैंने एक एक लाइन आपके थोड़ा एक कहते हैं ना, पुश करना और नॉलेज होने के लिए बताइए। अब आता है आपका थर्ड वन, गोल्जी एपरेटस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। एक मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं ऑर्गेनेलीज। इसका जो स्पेशली, इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग
द पैकेजिंग प्रोटीन लिपिड्स टारगेटेड डेस्टिनेशन, यानी प्रोटीन और लिपिड को उसके टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम होता है। और याद रखिएगा कि ये प्लांट और एनिमल सेल में गोल्जी एपेटस या हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल में दोनों में होता है। स्पेशली प्रोटीन और लिपिड्स को क्या करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर ध्यान दो तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमने भी किस किस में देखा था, हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था। तो उसका मतलब क्या है कि गोल्जी बॉडीज हमारी एक एक यूनिट जो होती है वो मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बना रही है, यही तो है कि पूरा काम ऐसे ही तो कर रही है, दोनों सेम ही सेम तो है। बस ये है कि जो हमारा गोल्जी वाला होता है वो क्या करता है, जो गोल्जी वाला है वो यहाँ पर जुड़ी रहती है ऐसे करके, और ये सब यूनिट अलग अलग है ना। तो कुछ ये तो सिमिलर आ ही जाती है। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बड़ा एक तौर से देखा जाए तो जिसे हम इम्पोर्टेंटली यूज करते हैं, और ये क्या होता है मालूम है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना उनको कंट्रोल भी करता है, और जो भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि ब्रेक डाउन करता है सेलुलर वेस्ट का, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं इनको बाहर निकालने का काम करता है। क्योंकि हमारे सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज है उनका काम अलग अलग है, जैसे प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्जी बॉडीज का है, और माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको एटीपी यानी एनर्जी देना। लाइसोसोम का काम है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है एक स्वीपर की तरह से काम करता है। तो ये हमारा हो जाता है लाइसोसोम, जो कि एक स्वीपर की तरह जितनी भी गंदगी सब बाहर निकालो और बॉडी को एकदम क्लीन हो रहा रखो। अब इसे हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, कभी कभी अचानक से फट जाते हैं जब आप कुछ ऐसा खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए as stated before, lysosome work as a waste regarding structure होते हैं, waste discarding structure होते हैं, एंड सेल बाय प्रोसेसिंग अनडिजायरेबल जो मटेरियल होता है उसको बाहर निकालते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, बाहर निकालते हैं। और सम टाइम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एंड अप द डैमेजिंग हो जाते हैं द लाइसोसोम देमसेल्फ, एंड इसकी वजह से सेल जो होती है वो मर जाती है। इसको हम ऑटोलिसिस कहते हैं, और इसका मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी अंदर से कोई चीज ऐसी होती है जो हमने कुछ अनडिजायरेबल चीज खा ली जिससे हमारी सेल के अंदर वो फटी और हमारी सेल जो है वो डाई हो गई, ठीक है। तो इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अच्छा, वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स का मीन्स होता है एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल्स का मीन्स होता है एम्प्टी स्पेस, यानी जितनी बड़ी वैक्यूल उतना बड़ा एम्प्टी स्पेस किसमें था, प्लांट में। जितनी छोटी वैक्यूल उतना छोटा एम्प्टी स्पेस किसमें था, एनिमल में। इसका काम क्या होता है, जो वैक्यूल्स इन प्लांट्स में होती है, मैंने लिखा है यहाँ पे लार्जर होती है देन एनिमल सेल से। और व्हाई डू प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल, इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट सेल में बहुत ज्यादा लार्ज वैक्यूल इसलिए होती है क्योंकि दे रिक्वायर अ मोर वाटर, ये बहुत ज्यादा वाटर जो है वो रिक्वायर करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल के लिए, जबकि इतनी जरूरत हमारे बॉडी में तो ऑलरेडी 70% वाटर होता ही है। पर जो हमारा प्लांट होता है उसको क्या करने की जरूरत होती है, दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर फंक्शनिंग ऑफ द सेल के लिए, तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका आता है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में। देखिए फिर से मैंने ये एग्जांपल आपके सामने ये लेके आ गई ताकि आप भूलो नहीं। अगर आप ध्यान से देखो एनिमल सेल में ये छोटी सी वैक्यूल और यहाँ ये इतनी बड़ी वैक्यूल, दे रिक्वायर द मोर वाटर टू डिजाइन द सेल। और हो गया ना ये चीज हमारी आ गई, वेरी गुड, अब हमारी ये चीज भी आ गई, हमने ये चीज भी समझ ली। अब हमारा आ जाता है कि डिफरेंस क्या होता है प्लांट वैक्यूल्स में और एनिमल वैक्यूल में। पहली बात तो यही आता है कि प्लांट वैक्यूल जो होती है वो लार्ज साइज की होती है, कि जो एनिमल वैक्यूल्स होती है इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। अब क्या होता है, जो जितनी प्लांट वैक्यूल्स जो मेच्योर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें वैक्यूल्स होती है मेच्योर प्लांट्स में। जबकि एनिमल में क्या होता है, एनिमल वैक्यूल जो होती है बहुत छोटी सी होती है और ये शुरू से मिलती है। प्लांट वैक्यूल जो होता है ये प्लांट सेप को, यानी जो भी इम्पोर्टेंट वाटर मॉइस्चर के लिए किसी भी चीज के लिए जरूरी होता है हमारे प्लांट के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जबकि ये एनिमल वैक्यूल जो होती है स्टोर करती है वाटर को, आयंस को, न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब प्लांट वैक्यूल जो होती है वो परमानेंट होती है स्ट्रक्चर, यानी क्योंकि हमेशा पौधों को वाटर ज्यादा चाहिए, हमारे उसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो टेम्परेरी होता है। तो ये जो चीज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब आपका लास्ट आ जाता है कि जो हमारी स्किन कभी डैमेज हो जाती है, या हम इसे बोलें कि माना मेरी यहाँ की स्किन में या फेस में कहीं पर भी कोई चीज ऐसी है जैसे जहां पर कोई चोट लगी या कोई शॉक लगा और यहाँ पे एक रगड़ लग गई, ब्लड आ गया, कुछ भी आया, तो बड़ी जल्दी से थ्रोम्बिन का एक पूरा क्लॉट बन जाता है, ठीक है।
उसमें सेल आने में भी टाइम नहीं लगता। रीजन क्या होता है कि डैमेज स्किल जो होती है गेट रिप्लेस विद द न्यू वन, और यही हमारी होती है क्या, यही होती है हमारी सेल का डिवीजन हो जाता है। पुरानी सेल को हटा के न्यू सेल आ जाती है। सेल डिवीजन में जो सेल होती है वो स्पेशली अगर हम बात करते हैं टू टाइप की सेल्स में आ जाती है। पहली सेल जो होती है अगर हम बात करते हैं वो सिंपल ही आती है, जिसमें डिवीजन की बात करते हैं माइटोसिस, जो कि सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर में होता है, या जिसे हम वेजिटल सेल कहते हैं या सोमेटिक सेल्स कहते हैं, जो किसी भी इंसान की, जानवर की या एनिमल की सिर्फ हाइट बढ़ने में काम करती है। दूसरी होती है जो हमारी सेल्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जिसे जो मियोसिस के आफ्टर राउंड्स बनती हैं, स्पेशली जो जेनेटिक मटेरियल वन आपकी फादर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में आता है, तो स्पेशली ये दोनों चीजों में काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी चीज थी। अब ये मैंने दिखा रखा है। अगर मैं बात करती हूँ माइटोसिस की, तो आपको पता है ये किसी भी सेल की ग्रोथ बढ़ने के लिए या किसी चीज के लिए यूज जरूरत होती है, जबकि आपकी मियोसिस जो नीचे वाला प्रोसेस है, ये जेनेटिक मटेरियल को पास में डालती है। यानी हमारा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिक मटेरियल मियोसिस से जाता है, और जो हमारी हाइट बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, स्किन डैमेज से ठीक हो जाती है, वो माइटोसिस होता है। यानी कहने का मतलब है ये काम हमारा सोमेटिक सेल्स में होता है और ये काम हमारा नीचे वाला काम जेनेटिक सेल्स में होता है। इसके बारे में पूरा जो आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फेज मियोसिस में आती है, कौन कौन सी माइटोसिस में आती है, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि माइटोसिस में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल एंड में बन जाती हैं, और अगर ध्यान दिया होगा आपने तो वो सेम ही होती हैं। बट मियोसिस के केस में एक मदर डॉटर से दो तीन स्टेज आती हैं, उसके बाद एक मदर से दो मदर बनती हैं, उसके बाद मियोसिस के आगे फोर डॉटर सेल्स। यानी अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस में इट विल गिव अ वन मदर टू फोर डॉटर्स, और माइटोसिस में वन मदर गिव टू टू डॉटर सेल्स। ये चीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू, आपने स्लाइड को देखा। नाइन्थ क्लास में स्टडी करने पर हमने बहुत ध्यान से स्टडी करी, बहुत ध्यान से हमने सोचा। सबसे पहले हमने देखा कि सेल क्या होता है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने किया था। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। हमारी अगर स्किन में चोट लग जाए तो सोमेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, हमारी न्यू सेल्स बन जाती हैं। उसमें दो डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में ए वन मदर सेल से टू डॉटर सेल्स बनती हैं, और मियोसिस में वन मदर सेल से फोर डॉटर सेल्स बनती हैं। तो ये हमारी यहाँ पर जो है एंड होती है। आप लोगों को आई होप अच्छी लगी होगी, इसको बहुत ध्यान से देखिए। कोई क्वेश्चन आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको शेयर कीजिए, इसको पढ़िए। जितना आपको समझ में नहीं आता इसको और अच्छी तरीके से पढ़िए। एक एक चीज को बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ना है और सोचना है और आगे बढ़ते जाना है।